दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आलू और प्याज के दाम स्थिर हो गए हैं और इनकी कमी को पूरा करने के लिए आयात शुरू कर दिया गया है। जी हां, पीयूष गोयल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि प्याज का खुदरा मूल्य नियंत्रण में आ गया है और ये 65 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हो गया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि प्याज के आयात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दीपावली तक 25,000 टन प्याज आयात कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्याज की नई फसल आ रही है, इसके साथ ही प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह सीमा 23 अक्टूबर को लगाई गई है। जी हाँ, खुदरा व्यापारी के लिए यह सीमा 2 टन और थोक व्यापारियों के लिए 25 टन की है। उन्होंने कहा है कि आलू का दाम स्थिर हो गया है और खुदरा में ये 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी हाँ, 10 लाख टन आलू का आयात किया जा रहा है। भूटान से 30,000 टन आलू आने वाला है। सरकार बनाने में कटिहार जिले की 7 सीटों के परिणाम ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हां, इस बार राजग और विपक्षी महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे ने सभी सीटों के समीकरण को उलझा दिया है। जी हां, कांग्रेस जहां बाहरी बनाम स्थानीय के जंग में उलझी हुई है तो वहीं जेडीयू की परेशानी लोजपा ने बढ़ा दी है। भाजपा के 3 कद्दावर नेता लोजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। जी हां, बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू राजद से गठबंधन का सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिला था। मजबूत संगठन और मजबूत चेहरे के अभाव के बावजूद पार्टी जेडीयू राजद समर्थक मतदाताओं के समर्थन की बदौलत 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसी प्रदर्शन के बूते पर पार्टी इस बार 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, मगर इस बार कदवा और प्राणपुर सीट पर बाहरी उम्मीदवारों के सवाल पर पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, कटिहार जिले को 3 सीटों पर जीत के कारण कांग्रेस विधायक को इनकम्बेंसी का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने को महागठबंधन की सरकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हर 15 दिनों के अंतराल पर खुली बहाली करेगी। जी हाँ, यानी कि योग्य अभ्यर्थी को नौकरी के लिए भर्ती बोर्ड या फिर आयोग की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, यानी कि परीक्षा ही नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अथवा मेडिकल संस्थानों के निदेशक केवल डिग्री का सत्यापन करके नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यही नहीं, कहा गया है कि निर्धारित से 1.5 से 2 गुना अधिक वेतन दिया जाएगा। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा स्वास्थ्य विभाग में डिग्री लाओ नौकरी पाओ के दिए गए बयान पर जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हां, जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि वैसे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के संभव छीन है, यानी कि संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में डिग्री के आधार पर नौकरी देने का सपना संजोए हुए हैं, तो ये राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा मजाक है। जहां राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो गुणवत्तापूर्ण और सकारात्मक रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षियों को लेकर बयानबाजी जारी है। जी हां, इसी कड़ी में राजद नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब बयान दिया है। जी, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी से घबराहट होने के चलते एनडीए के नेताओं को कोरोना हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के प्रति बिहार में लोगों का प्रेम और उनकी सभाओं में उमड़ रही जन सैलाब को देखकर एनडीए के बड़े नेता घबरा गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तेजस्वी के सामने उनकी रैली फीकी रह जा रही है। जी हाँ, अब ऐसे में वे लोग कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर खुद को घर में कैद कर रहे हैं ताकि फजीहत ना उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता से एनडीए के नेता घबरा गए हैं। जी हाँ, बिहार के युवाओं ने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है, जो 10 नवंबर के बाद साफ हो जाएगा। सरकार ने सर्दियों में बढ़ते संक्रमण की आशंका में एक नई गाइडलाइंस जारी की है। जी हां, इसमें आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, साथ ही प्रत्येक संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 25 लोगों का परीक्षण करना आवश्यक होगा। जी हां, इसके अलावा ILI और सारी के रोगियों की कोरोना परीक्षण किसी भी परिस्थिति में करनी होगी। इस तरीके से कई निर्देश दिए गए हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने राज्य के सभी CMO और जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने सर्दी के प्रति सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होने के बाद दूसरे चरण के लिए सभी ने ताकत झोंक दी है। जी हां, इस चरण के बाद बिहार की 2/3 सीटों पर चुनाव पूरा हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव की पुत्र वधू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी सड़क पर उतरी है। जी हां, और अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ वोट मांगा है। परसा विधानसभा सीट पर अपने पिता चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने उतरी ऐश्वर्या ने अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर लोगों से वोट देने की अपील की है। चंद्रिका राय परसा विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी हैं। जी हां, ऐश्वर्या राय की नाराजगी लालू परिवार के खिलाफ भी है। इसे लेकर वे लालू परिवार के सदस्यों को चुनाव में हराने की अपील कर रही है। बिहार में द प्लूरल्स पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने उस दर्द का इजहार किया है जिसमें वे अपने सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। जी हां, पटना के बांकीपुर और मधुबनी के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से खुद चुनाव लड़ रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है और कहा कि मेरे प्रत्याशियों के पास पैसा और पावर नहीं है, सिर्फ मैं हूं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि बांकीपुर, बिस्फी और बिहार में मैंने आपके लिए बिहार चुना है, फिर भी सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही हूं। जी हां, इसका मुझे कितना दुख है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सिर्फ मैं हूं। चिराग पासवान के कारण दिलचस्प हुए बिहार चुनाव में सबसे बुरी हालत बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की हो गई है। जी हां, नीतीश इस बार चुनावी बिसात में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें सीएम पद की कुर्सी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, इसीलिए वे अब किसी भी तरह का दांव चलने को तैयार हैं। कुछ ऐसा ही दांव अब उन्होंने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को लेकर चला दिया है। जी हां, नीतीश हार के डर से अपने तर्कस से सारे तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी चक्रव्यूह में ऐसा रचा गया है कि जिसमें उनकी कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है। नीतीश कुमार के विषय में हमने आपको बताया कि वे लगातार अपने आपा खो रहे हैं। जी हां, इसी तरीके से अब वे अपनी हार से बचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जी हां, अब उन्होंने आरक्षण का एक नया ही दांव चला दिया है। दरअसल पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश ने कहा है कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होनी चाहिए। इस पर हमारे कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। जी हां, जनसंख्या का सवाल जनगणना से हल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी बयान देकर एक नया ही मुद्दा छोड़ दिया है। इस बार की सियासी बिसात को देखकर शायद नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनकी जातीय कार्ड कारगर नहीं होगा, इसलिए अब वे आबादी के अनुसार आरक्षण का नया सिगुफा लेकर आए हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भागलपुर के नाथनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा दो घोड़े यानी कि लोजपा और जेडीयू की सवारी कर रही है, मगर अकलियत और इंसान की बात आती है तो फिर कांग्रेस, राजद, जदयू सब हमाम में नंगे साबित हो रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने फिरका परस्त करार दिया है। जी हां, साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं डालने की लोगों से अपील की है। सेक्युलर फ्रंट ग्रांड के रालोसपा और बसपा उम्मीदवारों को विजय बनाने के लोगों से अपील की है। राघोपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीटों में शुमार है। जी हां, आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। राजद का घर माना जाने वाला राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हरा दिया था। दरअसल जदयू के नेता रहे सतीश कुमार को जब अपने क्षेत्र से पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि इस बार वे बीजेपी में हैं और जेडीयू उनकी सहयोगी पार्टी है। ऐसे में इस बार चुनाव रोचक होने वाला है। राघोपुर विधानसभा सीट पर अभी तक 20 बार विधानसभा और विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, जहां इस सीट पर लालू परिवार का दबदबा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस उम्मीदवार को 1972 में जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद से आज तक इस सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है। 2005 के बाद से बिहार विधानसभा चुनाव का महामुकाबला दो पक्षों के बीच ही लड़ा जा रहा है। तब से 3 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन किसी तीसरी मोर्चे या फिर छोटे दलों का गठबंधन नहीं बन पाया जो अपना असर दिखा सकता। जहां इस बार परिस्थितियां बदली है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बना 6 पार्टियों का गठबंधन 2 बड़े गठबंधनों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुआ है। जहां कभी नीतीश कुमार के खास रहे उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए और चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। जी हां, 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे और तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कुशवाहा एक गठबंधन बनाने में जुट गए। पहली सफलता उन्हें राजद के पूर्व नेता और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के प्रमुख देवेंद्र यादव का साथ मिला। जी, इसके बाद मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी उनके गठबंधन में शामिल हुए। इस बार के विधानसभा चुनाव में रालोसपा 104 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
है, जबकि AIMIM 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, रालोसपा का औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर में प्रभाव है। वहीं ओबीसी की AIMIM सीमांचल में कुछ सीटें निकाल सकती है। इस क्षेत्र में AIMIM ने केवल राजद और कांग्रेस के साथ ही JDU को भी नुकसान पहुंचाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को है। जहां इस चरण में मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं की काफी सीटों पर प्रभावी भूमिका है। इसे देखते हुए जदयू अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों को साफ संदेश दिया है। जी हाँ, ये संदेश है, अल्पसंख्यक हमें अपना दुश्मन ना समझे। जहाँ ये नीतीश कुमार ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम आपके भी हैं, आपके लिए हमने जो किया है वो राजद राज में नहीं हुआ है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार अल्पसंख्यक मतदाताओं को जदयू से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो फिर भाजपा से। जी हाँ, और नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव में हैं। जी हाँ, इसलिए अल्पसंख्यक में जदयू को लेकर थोड़ी सी हिचक है। बिहार में मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण राजद का आधार वोट बैंक है। इस वोट बैंक के बदौलत ही लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार में 15 साल तक एक छत्र राज किया। जी हां, अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी MY समीकरण पर पूरा भरोसा है। बिहार की राजनीति में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की खास पहचान है। जी हां, उनकी ये पहचान तब बनी जब वो 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। मधेपुरा के सिंहसुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बेहद कम समय में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बना लिया। अपने सेवा भाव की वजह से ही मधेपुरा के साथ साथ पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जैसे जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। इसका फल भी उन्हें मिला। महज 1 साल के अंदर वे विधायक से सांसद भी बन गए। 1991 से लेकर 2014 के बीच वे 5 बार सांसद रहे। जी हाँ, लेकिन 2019 में मोदी लहर में वे अपनी सीट ही नहीं बचा सकी और वे हार गए। पर हमेशा जनता के मुद्दे को लेकर राजनीति करने वाले पप्पू यादव का जोश कम नहीं पड़ा। जी हाँ, उन्होंने खुद का राजनीतिक दल बनाया, जन अधिकार पार्टी, और 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश के साथ मैदान में डटे हुए हैं। मतदाता अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाने के खिलाफ सड़क पर उतरकर वोट बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। जी हां, पटना के रामकृष्ण नगर के सुरंगपुर इलाके में 30 सालों से सड़क नहीं बनने, असीनाबाद के अलाखपुर में सड़क बंद करने और कंकरबाग के रेंटल फ्लैट की अस्थायी बंदोबस्ती और जल जमाव के खिलाफ लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कंकरबाग के रेंटल फ्लैट में वोट बहिष्कार का बैनर लगा दिया गया है, जहां कई गलियों में वोट बहिष्कार का बैनर टांग दिया गया है। पटना के गर्दनीबाग थाने के न्यू अलकापुरी कॉलोनी में जाने का मुख्य मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है। जी हां, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। चौथे दिन निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित सभी ने मिलकर बाईपास जाम करके सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। बिहार के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन पहली से 8वीं तक के बच्चों को 2 माह का खाद्यान्न मिलेगा। जी हाँ, स्कूल बंदी के दौरान अक्टूबर और नवंबर महीने के मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM का अनाज और उसकी राशि दी जाएगी। जहां शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि लाभुक बच्चों को 2 माह के MDM का खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाए। जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर माह में कुल 40 कार्य दिवस के लिए पहली से 8वीं के सभी बच्चों को MDM के तहत निर्धारित प्रति बच्चा अनाज और परिवर्तन मूल्य की राशि दी जाएगी। आपको बता दूं कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज और 4 रुपये 97 पैसा परिवर्तन मूल्य, जबकि 6 से 8वीं तक के बच्चों को 150 ग्राम अनाज तथा 7 रुपये 45 पैसा अनाज पकाने का पैसा दिया जाएगा। बिहार में इस बार कड़ाके के ठंड की आसार हैं। ला नीना के प्रभाव से दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी मध्य तक कोल्ड सी वेव और कोल्ड डे की स्थिति बार बार बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने सूबे में देर से ही दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने के आसार हैं। जी हाँ, सूबे में ठंड का कहर फरवरी महीने तक रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अभी से ही ये दिखने लगा है। जी हाँ, न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे आ गया है। इस वजह से रात में ठंड की अनुभूति होने लगी है। दिन में आसमान साफ रहने की वजह से अभी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह रहा है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव शुरू होंगे, दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। जब अब पछुआ हवाएं बहने लगेगी। रात में आसमान साफ होने की वजह से पृथ्वी की उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जहां इस वजह से न्यूनतम पारे में गिरावट भी आने लगी है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल गोपालगंज में 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं। जहां यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि भारत में कोरोना के वैक्सीन निकलने के बाद सबसे पहले बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां पूरे देश में 28,000 लोगों पर कोल्ड चेन स्टोर स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में जैसे ही कोरोना के वैक्सीन उपलब्ध होंगे वे आम जन तक आसानी से पहुंचने लगेगी। जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिका का चुनाव हो या फिर बिहार का, आज दुनिया में हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। जहां आज अमेरिका के चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा पीएम मोदी की चर्चा है। वहां डोनाल्ड ट्रंप और उनकी विपक्षी भारत से संबंधित को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज अमेरिका भारत से रिश्ते रखने के लिए कितना उत्सुक है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने कहा कि जंगल राज की युवराज अपने माता पिता के भयावह शासनकाल के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ये तो बताएं विपक्ष के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम की हैसियत से चमकी बुखार, बाढ़ और लॉकडाउन के समय वे कितना गरीब परिवारों के साथ खड़े हुए। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव से 6 सवाल पूछे और उन पर डपोर संख्य वादे करने का आरोप लगाया। जी हां, उन्होंने कहा कि जंगल राज की युवराज यदि अपने माता पिता के भयावह जंगल राज पर बात नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम यही बता दें कि विधायक, मंत्री और विपक्ष के नेता है की हैसियत से वे चमकी बुखार और बाढ़, लॉकडाउन के समय कितने गरीब परिवारों के साथ खड़े हुए और उनकी मदद की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर राजग सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सवाल किया है कि क्या ये दर्जा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव ने तेघरा और विभूतिपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की राजग सरकार 15 वर्षों से है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आकर विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे या फिर मोदी जी दिलाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 साल के शासन में उन्होंने राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की व्यवस्था को चौपट कर दिया है और यही वजह है कि वे बेरोजगारी, उद्योग में नौकरी, निवेश और पलायन जैसे मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। जी हां, राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हम वर्तमान और भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, मगर वे अतीत को लेकर ही चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान किया है कि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खुली बहस करने को भी तैयार हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई ये बिहार के असली मुद्दे हैं, मगर इस पर कभी भी नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं। हम वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सीएम अतीत का हवाला देते हुए रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जहां इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1970 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद 1980 में दोबारा वे इस पद पर पहुंची। वे वर्ष 1959 से लेकर 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी हां, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस कड़ी में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पिछले कुछ ही चुनाव के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर वीडियो शेयर किया है। इस पुराने वीडियो के साथ तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पहले खुद गिना चुके थे, जो आप भी खुद इस वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला,
परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। इसके बाद भी सृजन घोटाला, धान घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला सहित हजारों करोड़ के अन्य घोटाले हुए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में आबादी के हिसाब से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म किया जाएगा। सिपाही की नियुक्तियां केवल 10वीं के अंक और शारीरिक दक्षता के आधार पर होगी। पप्पू यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर हमारी सरकार 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स करवाएंगी। सत्ता में आने के बाद हमारी 5 प्राथमिकताएं होगी। जी हां, 2 बीघा से कम जमीन वाले परिवारों को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसे घातक बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा और अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI टेस्ट भी फ्री होगा। बिहार के चुनावी समर में रोजगार मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है। जी हां, चुनाव के नतीजे पर यदि इसका असर होता है तो फिर देश में आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा उभर सकता है। जी हां, विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार के मुद्दे से बिहार के चुनाव हवा बदली है। रोजगार के मुद्दे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव कभी भी केंद्र में नहीं हो रहे हैं, या यूं कहें कि युवाओं के मुद्दे की हमेशा उपेक्षित होती रही है। जी हाँ, विपक्ष रोजगार के मुद्दे उठाता जरूर है, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखा है कि ये चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना हो और चुनाव पर असर डाला हो। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से रोजगार का मुद्दा केंद्र बिंदु में आ चुका है, इससे स्पष्ट संकेत है कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार की राजनीतिक हवा बदल रही है। भारत के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी युवा आबादी बढ़ रही है। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 35% आबादी युवा है। जी हाँ, ये स्थिति करीब अगले 2 दशकों तक बनी रहेगी, जिसके बाद युवा आबादी घटनी शुरू होगी। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का दायरा बढ़ाने से वे रोजगार योग्य भी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया ने उनकी दिलचस्पी चुनावों में भी बढ़ाई है। महागठबंधन में सीएम के चेहरा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा और भी सख्त होगी। जी हां, चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देश दे दिया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता तेजस्वी यादव सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की थी। इसी को लेकर सभी डीएम एसपी एसएसपी को पत्र लिखा है और उस पत्र में तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। जी हां, दूसरी चरण की 94 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में सीएम नीतीश कुमार के मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी होगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच छिड़ी चुनावी जंग में जीत के लिए ये चरण अहम होने वाला है, क्योंकि 3 नवंबर को 2/3 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार के कटिहार जिले में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में मतदान होना है। जी हां, ऐसे में सभी दल के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पार्टियों के स्टार प्रचारक जनसभा कर रहे हैं। जी हां, इसी क्रम में जिले के कोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और देश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी एक तरफ जहां महागठबंधन को जिताने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, वही एनडीए में चुनाव से पहले टूट पर तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में आग लगाएगा। इस टूट के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए 2015 का मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी की है। अब वही गद्दारी भाजपा ने नीतीश के साथ करने वाले हैं। जी हां, नीतीश कुमार अब थक गए हैं। ऐसे में बिहार की जनता बिहार का कमान 31 साल के नौजवान यानी कि तेजस्वी के हाथ सौंपने जा रही है। चारा घोटाले के 3 मामले में बेल पा चुके लालू प्रसाद यादव की जमानत को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। जी हां, चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव 5 में से 4 मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। सीबीआई इस जमानत को चुनौती देने जा रही है। जी हां, इस वक्त लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के 5वें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। अगर लालू प्रसाद यादव दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए के अवैध निकासी के मामले में बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी हां, हालांकि इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर के बाद ही संभव है, क्योंकि त्योहारी की छुट्टियों के बाद झारखंड हाईकोर्ट खुलेगा।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।